Hello everyone, I'm Priya Nayak and you are most welcome on our channel Education Pill। तो आज हमारा CUET PG इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट प्रिपरेशन का नेक्स्ट क्लास है। इन द प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड द एज ऑफ रिवाइवल, राइट? एंड अब हम शुरू करने जा रहे हैं एलिजाबेथन एज। जो लोग चैनल पर नए हैं, आई वुड लाइक टू गिव देम अ ब्रीफ डिटेल about what we are doing here on this channel. So this is CUET PG English Literature Complete Preparation, जहाँ पर आपको हम दे रहे हैं free crash course which is available on our YouTube channel, है ना? The classes will be given on Monday, Wednesday, Friday at 7 PM and on the alternate days we will have a MCQ session जहाँ पर हम 75 MCQs in each class practice करेंगे, right? अगर शेड्यूल में कोई चेंज आता है फॉर एनी पर्सनल और प्रोफेशनल रीजन तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप यानी कि एजुकेशन पिल पर उसके रिगार्डिंग अपडेट मिल जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन दी टेलीग्राम ग्रुप नेम्ड एजुकेशन पिल। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबसे पहले जो एक लिंक मिलेगा ऑफ द टेलीग्राम चैनल, इट इज़ आवर इंग्लिश चैनल, इट इज़ ग्रुप फॉर आवर इंग्लिश स्टूडेंट्स, है ना? तो वो आप ज़रूर ज्वाइन कर ले। पहला जो ग्रुप रहेगा टेलीग्राम, इट इज़ फॉर आवर इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स, जहाँ पर आपको फ्री मॉक टेस्ट PDF एंड स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाएगा। एंड ऑन आवर अनदर चैनल दैट इज़ एजुकेशन पिल, आपको क्लासेस के रिगार्डिंग जो शेड्यूल है उसमें अगर कोई चेंज आता है, कोई क्लास अपडेट होती है तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी, राइट? तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू द एग्जाम, इफ़ यू नीड सम काइंड ऑफ गाइडेंस और एनी क्वेरी, तो आप सिंपली इस दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज का हमारा कोटेशन है, लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग, बाय एल्बर्ट आइंस्टीन। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है एलिजाबेथन एज। बिफोर स्टार्टिंग एलिजाबेथन एज, हम पहले हमारे पिछले क्लास के जो 5 MCQs थे उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे। दोज हु आर न्यू ऑन आवर चैनल, मैं उन्हें बता दूं कि हम क्लास के साथ साथ हर क्लास में 5 MCQs भी डिस्कस करते हैं, जिनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देते हैं एंड फिर अगले क्लास में हम उनका आंसर्स डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो अब जस्ट एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर टेकिंग सो मच टाइम एंड हार्ड वर्क, सो प्लीज़ do subscribe to our channel. If you are new on our channel, do press the bell icon because it will help you getting the notification on priority. अगर आपको चीज़ें पसंद आए तो do like them and do not forget to give your feedback in the comment section. चलिए तो डिस्कस करते हैं हम हमारे पिछले क्लास के MCQs. The first question was, who is known for his work Utopia, describing an ideal society? Thomas Wyatt, Thomas More, William Tyndale, Erasmus, or is it E. Thomas Malory? So it is Thomas More. इसके बाद है next question, which writer is associated with introducing the sonnet form to English literature? It is option number A, Sir Thomas Wyatt. Who translated the Bible into English, making it accessible to a wider audience? तो वैसे तो बाइबल ट्रांसलेशन काफ़ी लोगों ने किया है, लेकिन इन ऑप्शंस में से जो राइट आंसर है वो है विलियम टिंडल। और विलियम टिंडल की जो बाइबल है उसने आगे आने वाली जितनी भी बाइबल्स थी, जितनी भी बाइबल ट्रांसलेशंस थी, उनको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया था। Then comes question number 4. Which scholar and humanist wrote In Praise of Folly, a satirical work criticizing societal norms and the church? तो जिन्होंने मेरा पिछला क्लास ठीक से देखा होगा, आई एम डैम श्योर कि आपसे आंसर्स बन जाएंगे, है ना? क्योंकि इट इज़ डेसिडेरियस इरास्मस। एंड वाई, क्यों आपसे आंसर्स बनेंगे? क्योंकि मैंने इन सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में एंड बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर में बताया था। तो डेसिडेरियस इरास्मस। Then comes question number 5. Who is credited with writing Les Mortes d'Arthur, a compilation of Arthurian legends? ये लिखा था थॉमस मैलोरी ने। चलिए तो अब हमारे पिछले क्लास के MCQ होते हैं यहाँ पर ख़त्म एंड अब हम शुरू करेंगे
Elizabethan period which reigned from 1558 to 1603. Why is it known as Elizabethan period? Because इस टाइम पीरियड पर जो जिन्होंने रूल किया, जिनके नाम से हम इस एज को जानते हैं, वो थी क्वीन एलिजाबेथ वन। ये एरा शुरू होता है जब एलिजाबेथ वन, जो कि ट्यूडर डायनेस्टी की 6th एंड लास्ट रूलर थी, ये क्वीन बनती हैं इन 1558 और इस एरा की जो समाप्ति है वो होती है इन 1603 विद द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन। क्वीन एलिजाबेथ वन जो थी, इनको हम वर्जिन क्वीन के नाम से भी जानते हैं बिकॉज शी नेवर मैरिड। एलिजाबेथन एज के इसको गोल्डन एरा कहते हैं हम, क्योंकि इस टाइम पीरियड पर बहुत सारे डेवलपमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज गोल्डन एज इन इंग्लिश हिस्ट्री। बाकी एरास की तरह, जैसे कि अगर हम थोड़ा ही पहले मिडाइवल पीरियड में जाएं तो देखेंगे कि यहाँ पर सोसाइटल टर्मोइल्स थे, कहीं प्लेग था तो कहीं पर महामारियाँ थी, कहीं पर लोगों की फाइट्स हो रही थी, काफ़ी सारे बैटल्स हो रहे थे। whereas this era was the era of stability, this era was peaceful, है ना। तो इसीलिए इस एरा को हम गोल्डन एज के नाम से भी जानते हैं। और जैसे कि बाकी एराज में जहाँ पर बैटल्स और स्ट्रगल्स देखने को मिलते हैं हमको पावर के लिए, इस एरा को जाना जाता है स्पेशली फॉर इट्स बीइंग पीसफुल एंड फॉर द एरा ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, चलिए एलिजाबेथन एरा जो है उसे हम ऐसे भी जानते हैं कि इस टाइम पीरियड पर रेनेसेंस हुआ था। रेनेसेंस का मतलब होता है रिवाइवल, एंड जो क्लासिकल चीजें हैं उनका रिवाइवल जब होता है तब हम उसे बोलते हैं एज रेनेसेंस। तो एलिजाबेथन एरा इज ऑल्सो नोन एज द रेनेसांस ऑफ न्यू आइडियाज एंड न्यू थिंकिंग। ठीक है, जो चीजें कहीं ना कहीं दब जाती हैं विद द टाइम स्पैन ऑफ समथिंग, तो इस एरा में क्या होता है, नए विचार आते हैं, नए थॉट्स आते हैं। इस टाइम पीरियड का जो लिटरेचर था वो ना सिर्फ अपर क्लास बल्कि लोअर क्लास के द्वारा भी एप्रिशिएट किया गया। अगर आप जनरली वर्क्स को देखेंगे तो पाएंगे कि ऐसा लगता है कि उनको सिर्फ अपर क्लास के लिए लिखा जाता हो, मीन्स दे आर रिटन इन सच वे, है ना, उनको इस तरीके से लिखा जाता है। उनको पढ़ने से लगता है कि ये तो हम इससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आप करण जौहर की मूवीज देखते हैं एंड यू सी द कॉलेज लाइफ, बी इट स्टूडेंट ऑफ द ईयर ऑफ और एनी मूवी ऑफ करण जौहर, आपको इतनी सुपरफिशियल कॉलेज लाइफ दिखेगी दैट यू वोंट बी एबल टू रिलेट विद दैट, है ना। आपको लगेगा ही नहीं दैट ऐसे भी कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं एंड ऐसा भी लाइफ होता है। बिल्कुल ऐसे ही जो वर्क्स होते थे उस वक्त के इंग्लिश लिटरेचर के, उनको पढ़ के ऐसा लगता था कि इनको तो बस अपर क्लास के लिए लिखा गया है। लेकिन फिर जैसे कि नीतीश तिवारी की मूवी आती है छिछोरे, एंड you suddenly starts relating with everything that was shown in the movie. Why? Because colleges ऐसे ही होते हैं, hostels ऐसे ही होते हैं, because it was that real, right? तो ऐसे ही ये इस पीरियड के जो वर्क थे वो ना सिर्फ अपर बल्कि लोअर क्लासेस के द्वारा भी एप्रिशिएट किए गए, मतलब वो हर किसी को ध्यान में रखकर लिखे गए थे। एंड शायद इसीलिए इस एरा के, इस टाइम पीरियड के जो वर्क्स थे वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। Renaissance, as I already told, it was the revival of learning, it was the revival of art. It started from 14th century and ये लगभग 15th से 16th century तक चलता है। इसका सोर्स जो है या इसका जो बर्थ प्लेस है वो इटली को कहा जाता है ना। इटली इज सेड टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ रेनेसेंस। रेनेसेंस शुरू होता है एक जगह से, इटली से, बट धीरे धीरे ये पूरे यूरोप में फैल जाता है बिकॉज ऑफ कल्चरल डिफ्यूजन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज कल्चरल डिफ्यूजन? जब एक सेंट्रल आइडिया, ठीक है, जब एक आइडिया अपने सेंट्रल प्लेस, मतलब जहां से वो ओरिजिनेट हुआ है, उस प्लेस से जब वो सभी बड़े और आसपास की जगह फैल जाता है ड्यू टू कल्चरल डिफ्यूजन, मतलब
एक कल्चर में कुछ चीज डेवलप हुई एंड धीरे धीरे वो हर जगह फैल जाएगी, बिकॉज लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में, लोग उसे ट्रेंड कर रहे हैं, पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस, पीपल आर लिविंग इन दैट लिविंग दैट टाइप, है ना, उस तरीके से वो जी रहे हैं, तो धीरे धीरे वो चीज पूरे देश में फैल जाएगी। तो ऐसे ही कल्चरल डिफ्यूजन की वजह से जो रेनेसेंस था, जो जिसकी शुरुआत इटली से हुई थी, वो पूरे यूरोप में फैल जाता है। इसका एग्जाम्पल है इटली की आर्ट टेक्निक्स, जो कि इटली में डेवलप्ड हुई थी। दे स्प्रेड टू नॉर्दर्न यूरोप बिकॉज ऑफ दिस कल्चरल डिफ्यूजन। इसके बाद है रेनेसेंस ह्यूमनिज्म। रेनेसेंस ह्यूमनिज्म जो टर्म है वो इस टाइम पीरियड पर बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। तो रेनेसेंस ह्यूमनिज्म था क्या? ये एक तरीके की फिलॉसफी थी जो कहती थी कि ह्यूमंस जो है दे हैव डिग्निटी एंड पावर। दे बिलीव्ड दैट पीपल शुड बी रिलीजियस एंड लाइफ शुड बी सेंटर्ड अराउंड ह्यूमैनिटी एंड रीजन, एंड इट शुड नॉट बी सेंटर्ड अराउंड चर्च एंड इट्स रेगुलेशंस। हो क्या रहा था कि उस टाइम पीरियड पर चर्च सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट थे, एंड चर्च के भी ऊपर जो लोग हो गए थे वो थे पोप। वो सोसाइटी को अपने तरीके से चलाना चाहते थे। दे जस्ट वांटेड टू क्रिएट अ वर्ल्ड जो कि उनके कहने पर खड़ा हो रहा है, उनके कहने पर बैठ रहा है। इस तरीके का पूरा चीज जो पोप्स थे वो चाह रहे थे। लेकिन फिर आता है रेनेसेंस ह्यूमनिज्म, जो कहता है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, जो कहता है कि हमें चर्च और उसके रेगुलेशंस नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी को सबसे ज्यादा ऊपर रखना चाहिए, है ना। लोगों को रिलीजियस होना चाहिए, लेकिन जो धर्म है उसको चर्च के अराउंड नहीं बल्कि मानवता के अराउंड उसको रोटेट करना चाहिए। तो रेनेसेंस ह्यूमनिज्म का मेन कंसर्न ये था। ये एक्चुअली इसीलिए वो लोग कर रहे थे क्योंकि उस वक्त के जो प्रोमिनेंट फिगर्स थे वो देख रहे थे कि चर्च के नाम पर कितना करप्शन हो रहा है, पोप्स कितना ज्यादा मनी और पावर के लालची हो चुके हैं, है ना। तो इसीलिए ये लोग चाहते थे कि लोग जो कि चर्च के नाम पर बरगलाए जा रहे हैं उनको प्योरीफाई किया जा सके और हम क्रिश्चियनिटी को रीन्यू कर सके। एंड दैट इज व्हाई इट सजेस्टेड दैट people should be centered around humanity and not to church or Bible, है ना। इस चीज को आप जरूर नोट डाउन कर लें। अब आते हैं इस टाइम पीरियड के फेमस राइटर्स। तो मैंने उनको पोएट्स एंड एसेइस्ट एंड ड्रामेटिस्ट के रूप में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको पढ़ने में समझने में आसानी हो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पोएट्स को। पोइट्स में सबसे पहले आते हैं एडमंड स्पेंसर 1552 टू 1599। ये जो राइटर थे, he was the poet of one of the most famous work of this era and this was Fairy Queen। इन्हें सबसे ज्यादा जाना जाता है अपने वर्क फेरी क्वीन के लिए, ठीक है। फेरी क्वीन एक एपिक पोएम थी और एलिगरी थी जो कि ट्यूडर डायनेस्टी एंड एलिजाबेथ वन को सेलिब्रेट करती है। अब शेफर्ड्स फेरी क्वीन तो इनका सबसे ज्यादा फेमस वर्क था, लेकिन इसके पहले भी इन्होंने कुछ वर्क्स लिखे थे जो कि फेरी क्वीन जितने ना सही बट स्टिल they were very famous and significant। इनका पहला मेजर वर्क था The Shepherd's Calendar, जिसको इन्होंने एक पेन नेम के अंडर पब्लिश किया था एंड द पेन नेम वाज इमेरिटो। इन्होंने अपना जो वर्क है फेरी क्वीन उसके लिए एक स्पेशल स्टेंजा डेवलप किया जिन्हें आगे जाकर इनके नाम से जाना जाने लगा, वो था स्पेंसेरियन स्टेंजा। एडमंड स्पेंसर एक लेटर लिखते हैं, लेटर ऑफ द ऑथर्स, जिसमें वो बताते हैं कि द एंटायर एपिक पोएम फेरी क्वीन इज enwrapped in allegorical devices and the aim of publishing was to fashion a gentleman or noble person in virtuous and gentle discipline। तो वो बताते हैं कि कैसे उनका जो वर्क है वो बहुत ज्यादा एलिगोरिकल डिवाइसेस से भरा हुआ है एंड इसको पब्लिश करने का मेन मोटो ये है so that he could fashion a gentleman or noble person in virtuous means in very good personality like a gentleman, है ना। इस तरीके से वो उसको दर्शा सके। फेरी क्वीन जो है वो सबसे पहले 1590 में पब्लिश होती है।
पहला इनका वर्क जो कि हम देखने जा रहे हैं, मैंने बताया शेफर्ड्स कैलेंडर इनका पहला मेजर वर्क था, बट वी आर गोइंग टू नाउ डिस्कस इन डिटेल द मेजर वर्क्स, है ना। तो सबसे पहले है द फेरी क्वीन, ये एक एपिक पोएम थी। इसकी जो बुक 1, 2 और 3 है, इन्हें सबसे पहले 1590 में पब्लिश किया जाता है, एंड बुक 4 से लेकर 6 सारी जो बुक्स हैं, मीन्स पहले 3 बुक्स आती हैं एंड देन 6, तो जो ये 6 बुक्स आती है, ये आती है 1596 में। इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पोएम्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि ये पोएम किसको डेडिकेट की गई थी, तो आप याद रख लीजिएगा दैट द वर्क फेरी क्वीन वाज डेडिकेटेड टू एलिजाबेथ I, है ना, जिनको इस पोएम में फेरी क्वीन की तरह दर्शाया गया है। ये एक अनफिनिश्ड वर्क था, जैसे कि जेफरी चॉसर का हमने कैंटरबरी टेल्स देखा, ही वांटेड टू राइट मोर टेल्स बट ही कुड नॉट कंप्लीट एंड डाइड, है ना, वो कंप्लीट नहीं कर पाते और मर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एडमंड स्पेंसर जो है वो भी और भी ज्यादा लिखना चाहते थे बट ही कुड नॉट कंप्लीट इट, इट इज एन अनफिनिश्ड वर्क। फिर है एपिथैलेमियम विच केम आउट इन 1595, ये एक ओड था जो कि उन्होंने अपनी ब्राइड एलिजाबेथ बॉयल के लिए लिखा था अपने वेडिंग डे पर। वेडिंग कब होती है उनकी, इन 1594, है ना, एंड देन ही रोट दिस वर्क एंड इट गॉट पब्लिश्ड इन 1595। फिर है एमोरेटी, एमोरेटी एंड एपिथैलेमियम जो है वो साथ में ही पब्लिश हुए थे। एमोरेटी एक 89 सोनेट्स का सोनेट साइकिल था, और जैसे कि हम सोनेट साइकिल की जब बात करते हैं तो वन ऑफ द स्टार्टिंग सोनेट साइकिल एमोरेटी को कहा जाता है। इट इज फेमस ऑल्सो, और ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें टोटल कितने सोनेट्स थे, तो इट हैड 89 सोनेट्स इन इट। फिर है शेफर्ड्स कैलेंडर, शेफर्ड्स कैलेंडर एक पोएम्स का सीरीज था विच वॉज पब्लिश्ड इन 1579। यहीं से हम मानते हैं कि इंग्लिश रेनेसेंस की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा स्पेंसर के कुछ और भी वर्क्स फेमस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थे, मैंने डिटेल में नहीं लिखा, बट सिंस ही हैज रिटन तो आप उसको लिख सकते हैं, उनके नाम बस। तो द म्यूटेबिलिटी कैंटोस, कंप्लेंट्स लिख लीजिएगा, ये 9 पोएम्स का एक कलेक्शन था। फिर कॉलिन क्लाउड्स कम होम अगेन, कॉलिन क्लाउड्स कम होम अगेन, ये इट वाज काइंड ऑफ पेस्टोरल वर्क। सॉरी। फिर है एस्ट्रोफिल, एस्ट्रोफिल जो है ये एक एलिजी थी फिलिप सिडनी के ऊपर। अभी हम आगे जाकर फिलिप सिडनी के वर्क्स देखेंगे। हम देखेंगे कि फिलिप सिडनी ने एक बहुत ही फेमस वर्क लिखा है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, एंड समवेयर दैट इज व्हाई एडमंड स्पेंसर चोज दिस नेम ओनली फॉर हिज एलिजी, है ना, उनका क्योंकि वर्क था एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, कहीं ना कहीं इसीलिए ही इन्होंने एस्ट्रोफिल नाम को चूज किया एलिजी का नाम रखने के लिए। तो याद रखिएगा कि एडमंड स्पेंसर ने एस्ट्रोफिल नाम की एलिजी लिखी थी विच वॉज डेडिकेटेड टू फिलिप सिडनी। देन कम्स थॉमस सेक्विले, थॉमस सेक्विले 1536 to 1608, ये एक पोएट एंड ड्रामेटिस्ट थे। ही वॉज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑल्सो लॉर्ड हाई ट्रेजरर, इनको बैरन बकहर्स्ट ऑफ बकहर्स्ट भी कहते हैं। इन्हें याद किया जाता है अपने 2 वर्क्स के लिए, द कलेक्शन मिरर फॉर मैजिस्ट्रेट एंड द ट्रेजेडी गॉर्बोडक। गॉर्बोडक जो है वो इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है ना, मतलब होता है ना कि अगर ये राइटर आप पढ़ रहे हैं तो इस वर्क का नाम आपको पता होना ही चाहिए, इट्स जस्ट लाइक दैट। तो गॉर्बोडक जो है उसे थॉमस सेक्विले और नॉर्टन ने मिलकर लिखा था। ये वर्क एक लैंडमार्क था इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री में, इट वाज वन ऑफ इट्स काइंड, इट वाज प्रीमियर्ड इन 1561। ये जो प्ले है इसमें पॉलिटिकल पावर और कैसे हम सक्सेशन के लिए आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, ये सब इसमें दर्शाया गया है ना। गॉर्बोडक का दूसरा नाम फेरिक्स एंड पोरिक्स भी है। फेरिक्स एंड पोरिक्स बेसिकली ये 2 भाई रहते हैं, इनके नाम पर ही इसका दूसरा नाम है। It employed blank verse and it was influenced by Senecan tragedy. It delves into the consequences of internal strife within a kingdom. ठीक है,
इसकी कहानी शॉर्ट में बता देती हूँ। दो भाई रहते हैं, फेरिक्स एंड फॉरिक्स। छोटा भाई बड़े को मार देता है, माँ को बुरा लगता है क्योंकि वो बड़े से ज्यादा प्यार करती थी, वो भाई को मार देती है छोटे वाले को। फिर किंग आ जाता है, फिर जनता मिलकर इन लोग को मारने का वो करती है। तो एक तरीके से होता है ना कि आपस में ही सब लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, कुछ इस टाइप का कहानी था गॉर्बोडॉक का। बस ये याद रखिएगा दैट दिस वाज रिटन बाय सेक्विले एंड नॉर्टन। फिर हैं फिलिप सिडनी, 1554 टू 1586। फिलिप सिडनी एक इंग्लिश पोएट, कॉर्टियर, स्कॉलर एंड सोल्जर थे। आपको शायद पता ही नहीं होगा कि इनको इतना महान सोल्जर कहा जाता है, राइटर तो ये थे ही, बट ही वॉज दैट ग्रेट सोल्जर कि कहते हैं इनकी डेथ इसीलिए हुई क्योंकि इन्होंने अपना जो पानी है वो अपने एनिमी टीम के एक सोल्जर को दे दिया था। सो ही वॉज फाइटिंग विद समवन एंड ही गॉट वुंडेड। वो पानी पीने आते हैं और तभी उनकी जो ऑपोजिशन आर्मी रहती है, ऑपोजिट आर्मी रहती है, उससे कोई सोल्जर आता है, पानी मांगता है, ये उसे पानी पीने दे देते हैं और खुद मर जाते हैं। यहाँ पर एक कोटेशन भी इनका काफी फेमस है, दाई नेसेसिटी इज ग्रेटर देन माइन, मतलब तुम्हारी जरूरत मेरी जरूरत से बड़ी है। तो ही वॉज दैट ग्रेट सोल्जर। इनको एलिजाबेथन एरा के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर्स के रूप में भी हम याद करते हैं। अगर हम बात करें इनके वर्क्स की तो सबसे पहले है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। एस्ट्रोफिल एंड स्टेला जो है वो एक सोनेट सीक्वेंस था 108 सोनेट्स का, इंटरपर्स्ड विद 11 सॉन्ग्स। ये याद रखिएगा, 108 सोनेट्स, 11 सॉन्ग्स। इसको 1582 में लिखा गया था बट इट वॉज पब्लिश्ड इन 1591। इसके अलावा मैंने पहले भी बताया, याद रखिएगा, कि स्पेंसर ने ये एलिजी लिखी थी एस्ट्रोफिल इनकी डेथ के बाद इन 1586। तो याद रखिएगा, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला फिलिप सिडनी का वर्क था, इस पर एलिजी लिखी थी एडमंड स्पेंसर ने, जिसका नाम रखा था एस्ट्रोफिल। ये जो कविता थी एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, इसमें एस्ट्रोफिल सिडनी को दर्शाया गया है एंड स्टेला यहाँ पेनिलोप थी। एक्चुअली पेनिलोप जो थी इनसे काफी ज्यादा अफेक्शनेट थे फिलिप सिडनी एंड इनसे प्यार करते थे। तो ये जो कविता है, इस कविता में दिखाया गया है कि एंड में एस्ट्रोफिल एंड स्टेला मिल जाते हैं, है ना। लेकिन देखो, स्टेला का मतलब होता है स्टार, है ना, एंड एस्ट्रोफिल का मतलब होता है स्टार लवर। तो एस्ट्रोफिल दिखाया गया था सिडनी को एंड ये दिखाया गया था पेनिलोप को। तो इस कविता में दिखाया जाता है कि इन दी एंड एस्ट्रोफिल एंड स्टेला मिल जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं हुआ था। रियल लाइफ में पेनिलोप जो है वो मिस्टर रिच, एक रिचर्ड रिच नाम करके कोई थे, उनसे शादी कर लेती हैं एंड तब उनके प्रेम में ये कविता लिखते हैं, ये वर्क लिखते हैं, सोनेट सीक्वेंस लिखते हैं एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। फिर है दी डिफेंस ऑफ पोएजी। दी डिफेंस ऑफ पोएजी जो है वो एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म का वर्क है जो कि 1582 में लिखा गया बट इट वाज पब्लिश्ड इन 1595। इस साल ही इसी साल में इसका एक दूसरा एडिशन भी आता है जिसका नाम रहता है एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री। अब काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं बहुत अच्छे से आपको बता दूं। देखिए, फिलिप सिडनी, द डिफेंस ऑफ पोएजी एंड एन एपोलॉजी ऑफ पोएट्री। ठीक है, तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों एक ही वर्क है एंड दे वर रिटन बाय फिलिप सिडनी। ये ऐसे जो है वो बताता है कि लिटरेचर किसी भी हिस्ट्री या फिलॉसफी से ज्यादा बेहतर शिक्षक है। यहाँ पर वो जो प्लेटो ने अपने जो डिसीजन बनाए थे टू बैन पोएट्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ इन द रिपब्लिक, उन सबको ये रिफ्यूज करते हैं। ठीक है, उन सबको रिफ्यूज करते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इस वर्क को किसके रिस्पॉन्स में लिखा गया था, तो इट वाज रिटन इन द रिस्पॉन्स ऑफ स्टीफन गॉसन्स वर्क जिसका नाम रहता है द स्कूल ऑफ अब्यूज। तो स्टीफन गॉसन सॉरी मेरा थोड़ा गला खराब है एक्चुअली।
तो स्टीफन गॉसन वर्क लिखते हैं द स्कूल ऑफ अब्यूज, एंड उसमें वो काफ़ी बुराइयां लिखते हैं ऑफ पोएट्स। तो उन्हीं को रिप्लाई करने के लिए कहीं ना कहीं ये वर्क लिखा जाता है जिसका नाम रहता है द डिफेंस ऑफ पोएजी बाय फिलिप सिडनी। इसके अलावा इनका एक और वर्क है जिसका नाम है आर्केडिया। अब आते हैं माइकल ड्रेटन। माइकल ड्रेटन एक इंग्लिश पोएट थे और प्ले राइट थे फ्रॉम द एलिजाबेथन एरा। इनके सबसे फेमस वर्क्स हैं आइडियाज मिरर। आइडियाज मिरर जो है वो सोनेट्स का एक कलेक्शन था। अभी देखिए हम लोगों ने 3-4 राइटर देखे, सभी ने कहीं ना कहीं सोनेट्स को यूज किया है ना। तो प्लीज आप जितने भी मैं सोनेट सीक्वेंसेस या सोनेट साइकिल्स, सोनेट्स का कलेक्शन बता रही हूँ उन्हें नोट डाउन करें, उनको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। फिर एंटीमियन एंड फेबी 1595 एक पेस्टोरल कॉमेडी थी। द हार्मनी ऑफ द चर्च 1591, अ पोएम सेलिब्रेटिंग क्वीन एलिजाबेथ I। देखो द हार्मनी ऑफ द चर्च, तो इससे आप याद रखिएगा कि चर्च में शांति कौन लाएगा, क्वीन एलिजाबेथ I। तो इस तरीके से इनका रिलेशन याद रखिएगा। अब आता है इनका सबसे फेमस वर्क दैट इज पॉलीओब्लियन। ये एक पोएम थी विच डिस्क्राइब द लैंडस्केप्स, ट्रेडिशंस एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। तो इनके सबसे ज्यादा फेमस अगर वर्क मैं बताऊं तो एक ये और एक ये 2 वर्क इनके बहुत ज्यादा फेमस है, इनको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर ट्रेडिशंस एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, दी बैरन्स वर्क। मैं आपको इंपॉर्टेंट वर्क्स भी बता रही थी ना, तो ये 3rd इंपॉर्टेंट वर्क ये है दी बैरन्स वर्क। ये एक हिस्टोरिकल पोएम थी जो कि वॉर ऑफ रोजेस के बारे में लिखी गई थी। फिर निम्फीडिया, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इंग्लैंड्स हेरोइकल एपिस्टल्स, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 1, 4 एंड 6 ये 3 वर्क आप जरूर नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे इस टाइम पीरियड के ड्रामेटिस्ट जिन्होंने इस एरा को एलिजाबेथन एरा या फिर गोल्डन एज कहलाने में सबसे ज्यादा योगदान दिया है। सबसे ज्यादा ये एरा उन्हीं की वजह से जाना जाता है। तो एलिजाबेथन एरा के ड्रामेटिस्ट। अब हम देख लेंगे पहले कि इसकी शुरुआत हुई कहाँ से। तो शुरुआत होती है जेम्स बर्बेज से, जो कि एक्टर रिचर्ड बर्बेज के फादर थे। इन्होंने ही लंदन में नींव डाली इस चीज की। इन्होंने एलिजाबेथन हिस्ट्री की, थिएटर हिस्ट्री की शुरुआत की। कैसे? ही टुक दिस परमिशन टू बिल्ड दी थिएटर इन लंदन। दी थिएटर जो है वन ऑफ द, हम कहते हैं जैसे कि शेक्सपियर को दी ग्लोब नाम से एसोसिएट किया जाता है ना, तो ऐसे ही दी थिएटर जो है लंदन में वो इन्होंने ही खुलवाया था, जहां पर थिएट्रिकल प्रैक्टिसेस होती थी, प्लेस परफॉर्म किए जाते थे, बड़े बड़े लोग आते थे। काफी ज्यादा जो एक होता है ना ओवरऑल विकास, जैसे कि लोगों को रोजगार भी मिल रहा है वहां के आसपास के लोगों को। एट द सेम टाइम जैसे हमारे यहाँ आज मूवी थिएटर होते हैं, उनकी वजह से कितना कुछ होता है, सिनेमा हमें बदलने में कितनी मदद करता है। ऐसे ही दी थिएटर जो है वो इन्होंने खुलवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द 16th सेंचुरी वहां पर 2 टाइप के थिएटर्स होते थे। पहला जो टाइप था इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ग्रुप्स ऑफ प्रोफेशनल एक्टर्स जो कि मार्केट प्लेसेस में परफॉर्म किया करते थे। दूसरे टाइप का जो थिएटर था वो लंदन में मिलता था। यहाँ पर क्या होता था, यूजुअली जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं वो रॉयल कोर्ट के लिए परफॉर्म करते थे और जो ऑडियंस है और वो एजुकेटेड हुआ करती थी। तो दीज वर द 2 टाइप्स ऑफ the 2 types of plays that used to happen in that era. अब आता है सबसे ज्यादा important part of this whole class, that is university wits. University wits जो हैं, these were people who were either studied from Oxford or Cambridge, ठीक है। तो दैट इज वाई यूनिवर्सिटी विट्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, बिकॉज इन्होंने दे वर द वेरी फर्स्ट राइटर्स टू टेक राइटिंग एज देयर करियर। इन्होंने राइटिंग को एज करियर, एज देयर प्रोफेशन लिया, जिसकी वजह से एक नए तरीके की लंदन की शुरुआत हो रही थी, एक नए तरीके की लिटरेचर की शुरुआत हो रही थी। वरना इसके पहले लोग राइटिंग को बहुत ज्यादा सीरियस करियर के रूप में नहीं लेते थे।
तो जब इन लोगों ने पहल की तो फिर आगे आकर एक रेवोल्यूशन ही आ गया। इसके मेंबर्स के पहले नाम देख लेते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस किड, जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीनी, थॉमस नैश, जॉर्ज पीली, थॉमस लॉज। तो मैंने ने ऐसे याद किया था, लिली पीली लॉज जो है वो ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे एंड मार्लो ग्रीनी नैश कैम्ब्रिज से। थॉमस किड जो है वो किसी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े थे, बट उन्हें भी यूनिवर्सिटी विट्स का पार्ट कहा जाता है। यूनिवर्सिटी विट्स के अलावा इस एज में आते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट जिनका नाम है मिस्टर विलियम शेक्सपियर, जिन्हें मैं इस क्लास में डिस्कस नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई गेस कि उनके बारे में काफ़ी कुछ है पढ़ने को। उसको मुझे पहले शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर में करना होगा, फिर मैं एक 30-40 मिनट का क्लास इसके बाद विलियम शेक्सपियर के ऊपर लूंगी, जहां पर हम उन्हें डिटेल से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो आज की क्लास में हम एलिजाबेथन एज बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे, सिवाय एक टॉपिक के जो है विलियम शेक्सपियर, जिन्हें मैं आपको इसके बाद आने वाली क्लास में डिटेल से पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम इस तरह के ड्रामेटिस्ट। सबसे पहले आते हैं थॉमस नैश। जो प्री शेक्सपियरियन ड्रामेटिस्ट्स हैं उन सबको हमने यूनिवर्सिटी विट्स बोला। They were the first to take only writing as their profession. They tried and were able to unite the classical conception of drama and enthusiasm and favor of the popular dramatist. They were usually actors and dramatists or studied from universities, है ना, studied from ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। चलिए सारे पॉइंट्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब हम देखने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी विट्स। द फर्स्ट वन इज जॉन लिली। जॉन लिली का जन्म केंट इंग्लैंड में हुआ था अराउंड 1553 और इनकी एजुकेशन हुई थी ऑक्सफोर्ड से। इनको सबसे ज्यादा जाना जाता है अपने यूफिस्टिक प्रोज स्टाइल के लिए। अब यूफिज्म क्या है एक्चुअली अभी आगे जब हम इनके वर्क्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इन्होंने 2 वर्क लिखे थे, यूफियस द एनाटॉमी ऑफ विट एंड यूफियस एंड हिज इंग्लैंड। उन दोनों वर्क्स में इन्होंने एक राइटिंग स्टाइल डेवलप किया था इन्होंने खुद के ही द्वारा, जिसमें बहुत ज्यादा डिटेल्ड लैंग्वेज था, बहुत ही ज्यादा शार्प एंड विटी वर्ड्स का यूज किया गया था और रेटोरिकल डिवाइसेस भी थे। तो फिर इनके वर्क्स के पब्लिश होने के बाद इस स्टाइल को यूफिज्म के नाम से जाना जाने लगा और यूफिज्म जो है वो जॉन लिली के नाम से एसोसिएट हो गया। ठीक है, इनकी राइटिंग स्टाइल ने आगे जाकर और भी एलिजाबेथन राइटर्स को इंस्पायर किया। अभी जैसे कि मैंने बताया इनके दोनों नोटेबल वर्क्स का नाम, तो सबसे पहला है यूफियस द एनाटॉमी ऑफ विट जो 1578 में आया था। ये लिली का सबसे ज्यादा फेमस वर्क है। ये एक प्रोज रोमांस था जो यूफिस्टिक स्टाइल को फेमस कर देता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि यूफिस्टिक स्टाइल क्या होती है। इट इज अ स्टाइल दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इलैबोरेट डिस्क्रिप्शंस, द विटी वर्ड प्ले, है ना। इसके बाद है इनका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क दैट इज यूफियस एंड हिज इंग्लैंड विच केम आउट इन 1580। ये यूफियस द एनाटॉमी ऑफ वर्क का ही सीक्वल था, जिसमें जो इसका हीरो है यूफियस उसके एडवेंचर्स को कंटिन्यू किया गया था। इसके अलावा लिली ने कुछ वर्क्स भी लिखे हैं, कुछ प्लेज भी लिखे हैं। प्लेज में मेनली कॉमेडीज हैं जिन्हें कोर्ट में परफॉर्म किया जाता था। उनकी नोटेबल कॉमेडीज थी गैलेथिया एक कॉमेडी है, फिर कंपास फेमस प्ले, सेफो एंड फाओ, एंडीमियन एंड मदर बॉम्बी। ये 5 इनके फेमस प्लेस थे। अब मैं इनमें इनके इंपॉर्टेंट प्लेस की अगर बात करूं तो वो है गैलेथिया, एंडीमियन, मदर बॉम्बी, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस हैं। लिली जो है ही ऑल्सो सर्व्ड एज अ कोर्टियर एंड प्ले राइट इन द कोर्ट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। इनके जो प्लेस हैं उनको चिल्ड्रन ऑफ द चैपल जो कि एक बॉय एक्टर्स का ग्रुप था उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता था। अब आते हैं जॉर्ज पीली।
1556 to 1596। ये एक एलिजाबेथन प्ले राइट और पोएट थे हु लिव्ड फ्रॉम 1556 टू 1596। इनके कुछ ही फेमस वर्क हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल इनके बारे में अवेलेबल नहीं है। जो भी इनके नोटेबल वर्क्स हैं उनके मैं नाम बता देती हूँ। सबसे पहला है द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, डेविड एंड बैथसेब, द बैटल ऑफ अल्काज़र, एडवर्ड वन, द ओल्ड वाइफ्स टेल। पीली का जो कंट्रीब्यूशन है इन इंग्लिश लिटरेचर, इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। इन्होंने अलग अलग जॉनर्स में अपने वर्क्स को लिखा, जिन्होंने आगे जाकर जो राइटर्स आए उनको काफ़ी इंस्पायर किया। एक और चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है, टाइटस एंड्रोनिकस के लिए कहा जाता है, लेकिन सभी लोग इसको नहीं मानते हैं। मीन्स जो इंग्लिश लॉरियट्स रहे हैं सभी का मानना नहीं है, बट स्टिल ऐसा माना जाता है कि टाइटस एंड्रोनिकस जो कि शेक्सपियर का वर्क है उसमें पीली ने इनके साथ कोलैबोरेट किया था, एंड इट वाज रिटन इन ब्लैंक वर्स। इनका सबसे ज़्यादा फेमस वर्क अगर कुछ है तो वो है दी ओल्ड वाइफ्स टेल। ये जॉर्ज पीली का एक प्ले था जो सबसे पहले 1595 में प्रिंट हुआ था। इस प्ले को कहा जाता है या फिर इसे ऐसे आइडेंटिफाई किया जाता है एज द फर्स्ट इंग्लिश वर्क टू सटायराइज द रोमांटिक ड्रामास पॉपुलर एट दैट टाइम। उस टाइम पीरियड पर जो फेमस ड्रामास थे उनको ये सटायराइज करता है। यहाँ मुझे एक चीज़ इंपॉर्टेंट लगी तो मैंने अपने मन से यहाँ पर कुछ नोट डाउन किया है कि आपको ओल्ड वाइफ्स टेल जो कि अर्नोल्ड बेनेट ने लिखा है उससे कंफ्यूज नहीं होना है ना। वो एक नॉवेल है जो कि अर्नोल्ड बेनेट ने लिखा है, एंड ओल्ड वाइफ्स टेल जो है ये जॉर्ज पीली का एक प्ले है। जॉर्ज पीली का एक प्ले है जिसने आगे जाकर शेक्सपियर को इंस्पायर किया, एंड शेक्सपियर रोट द विंटर्स टेल। ठीक है, फिर आते हैं थॉमस लॉज। ये एक वर्सेटाइल रेनेसांस राइटर थे। इनके फेमस वर्क हैं रोज़लिंड। रोज़लिंड एक प्रोज रोमांस है और शेक्सपियर के एज यू लाइक इट के का सोर्स भी है। फिर है द वुंड्स ऑफ सिविल वॉर, अ लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड। ये ग्रीनी का, रॉबर्ट ग्रीनी का एंड थॉमस लॉज का एक कोलैबोरेटिव वर्क था। फिर है अ मार्गरेट ऑफ अमेरिका, देन कम्स अ फिग फॉर मोमस। इफ आई टेल यू द इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ थॉमस लॉज तो ये है रोज़लिंड, द वुंड्स ऑफ सिविल वॉर, लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड, मार्गरेट ऑफ अमेरिका आप स्किप कर सकते हैं, अ फिग फॉर मोमस। एटलीस्ट ये 4 वर्क्स के नाम आप अपनी कॉपी में जरूर लिखें। ठीक है, इनके जो वर्क्स थे उसमें पैस्टोरल रोमांस भी था, ड्रामा भी था, एंड एक तरीके का होता है ना सोसाइटी की रियलिटीज दिखाना, तो वो भी इनके वर्क्स में था। It significantly contributed to the diverse landscape of Elizabethan literature. आज हम एलिजाबेथन लिटरेचर को जिस तरीके से जानते हैं तो उसमें जॉर्ज पीली का भी बहुत बड़ा योगदान है, और जॉर्ज पीली, थॉमस लॉज, लिली सभी का योगदान है। All university wits have a separate fan base when it comes to read Elizabethan literature. Then there is Thomas Lodge. थॉमस किड। थॉमस किड नाम सुनते ही आई एम श्योर आपको दी स्पेनिश ट्रेजेडी याद आ जाता होगा। यही इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है। दी स्पेनिश ट्रेजेडी, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड इन्फ्लुएंशियल एलिजाबेथन प्लेस, ये एक रिवेंज ट्रेजेडी थी। इसने इंग्लिश लिटरेचर में एक न्यू जॉनर शुरू कर दिया, दी रिवेंज प्ले, या जिसे हम रिवेंज ट्रेजेडी भी कहते हैं। ये एक प्ले विद इन अ प्ले था, ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ना। It's an important characteristic, yes. किड जो हैं उन्हें कहा जाता है कि उन्होंने एक और वर्क लिखा था जिसका नाम था उर हैमलेट। उर हैमलेट शेक्सपियर का हैमलेट लिखने के लिए एक प्राइमरी सोर्स था, ऐसा माना जाता है। दिस इज नॉट प्रूव्ड, ठीक है, बट ऐसा सपोज किया जाता है। इसके अलावा इनके वर्क्स थे कॉर्नेलिया, सोलिमन एंड पर्सिडा, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यस, रिवेंज ट्रेजेडी जॉनर सेटअप करने के लिए इनको काफी क्रेडिट दिया जाता है शेक्सपियर के अलावा। तो आप इनका दी स्पेनिश ट्रेजेडी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, फिर आते हैं क्रिस्टोफर मार्लो।
क्रिस्टोफर मार्लो से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कई बार पूछा जाता है हु इज द यूनिवर्सिटी विद जिन्होंने काफी सारी ट्रेजेडीज या फिर सिर्फ ट्रेजेडीज या फिर एक यूनिक ट्रेजेडीज लिखी हैं, तो ही इज मिस्टर क्रिस्टोफर मार्लो। ये एक रिनॉन्ड इंग्लिश प्ले राइट एंड पोएट थे एलिजाबेथन एरा के। इनके जो वर्क्स थे दे आर नोन फॉर देयर डीप एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कैरेक्टर्स। ये चीज मुझे मार्लो के अलावा शेक्सपियर में भी देखने को मिलती है कि शेक्सपियर की जो लाइंस थी, जो उनका विचार था, वो उस वक्त जितना इम्पोर्टेंट था, जितना ज्यादा प्रोमिनेंट था, उतना ही आज है। वाई? बिकॉज उन्होंने ह्यूमन नेचर को बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझा है, ह्यूमंस को बहुत अच्छे से जाना है, और तब जाके अपने वर्क्स उन्होंने पब्लिश किए हैं। राइट? तो क्रिस्टोफर मार्लो को भी उसी तरीके से जाना जाता है। इनके फेमस वर्क्स की बात करें सॉरी, तो सबसे पहले है डॉक्टर फॉस्टर्स। इनके सारे वर्क्स इंपॉर्टेंट है, प्लीज इन्हें डिटेल से पढ़ना है। 1592 में ये वर्क आया था। ये एक ट्रैजिक प्ले है जिसे मार्लो का मास्टरपीस भी कहते हैं। इसमें एक ह्यूमन को अगर कोई चीज मिल जाए फिर उसे और चाहिए और चाहिए, जो ग्रीड है इसके ऊपर ये कहानी बेस्ड है ना। इट इज बेस्ड ऑन ग्रीड। इट इज द स्टोरी ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स, जो कि एक स्कॉलर रहता है। एक स्कॉलर होने के बाद भी वो कहते हैं ना बहुत ही शिट काम कर देता है। ही मेक्स अ पैक्ट विद द डेविल इन एक्सचेंज फॉर मैजिकल पावर्स। इनका फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है टेम्बरलिन। टेम्बरलिन पार्ट 1 पार्ट 2 में आया था। ये जो दोनों प्ले हैं, ये टेम्बरलिन का राइज एंड फॉल दोनों ही चीजों को दिखाते हैं। टेम्बरलिन भी बहुत ग्रीड का मारा था, उसको भी इस पर विजय करना, उस पर सबको विजय करना चाहता था। मार्लो का जो यूज है ऑफ ब्लैंक वर्ड्स एंड उनका जो पोर्ट्रेयल है पावरफुल और एम्बिशियस प्रोटैगनिस्ट का, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है ना। तो मार्लो की दो चीज आपको याद रखनी है, एक कि उनके जो प्रोटैगनिस्ट होते थे, हीरो जो कैरेक्टर्स होते थे, वो बहुत पावरफुल होते थे। इसके अलावा यू शुड रिमेंबर दैट उनको उनके ब्लैंक वर्ड्स के यूज के लिए भी जाना जाता है। फिर एडवर्ड 2, चलिए यही मुझे कमेंट करके बताइए कि एडवर्ड 1 किसने लिखा है। जस्ट 10 मिनट्स पहले ही हमने पढ़ा है ना, एंड यू मस्ट नो ये एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी था जो कि किंग एडवर्ड 2 की लाइफ पर बेस्ड था। यहाँ पर क्योंकि एक राजा की लाइफ पर बेस्ड वर्क है, तो यहाँ पर पावर, पॉलिटिकल इंट्रीग और पर्सनल रिलेशनशिप्स सभी की थीम्स जो है वो मिक्स करके ये वर्क लिखा गया था। फिर है दी ज्यू ऑफ माल्टा। ये एक डार्क कॉमेडी थी जो कि बैरबस, जो कि एक ज्यूइश मर्चेंट था, उस कैरेक्टर के ऊपर ये पूरा स्टोरी रिवॉल्व करता है। ये प्ले ग्रीड, रिलीजन और मोरालिटी की थीम को एक्सप्लोर करता है। अच्छा, अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि इनके मोस्टली वर्क्स में आपको ग्रीड देखने मिलेगी। फिर है हीरो एंड लिएंडर। ये वर्क इनका अनफिनिश्ड रह जाता है। ये एक नैरेटिव पोएम थी जो कि हीरो ये एक नैरेटिव पोएम थी। नैरेटिव मतलब जिसमें कहानी सुनाई जाती है। तो यहाँ पर ये जो कविता है, इट टेल्स द स्टोरी ऑफ द ट्रेजिक लव बिटवीन हीरो, a priestess of Aphrodite, and Leander, a young man from Abydos। ये जो पोएम है ये इनकम्प्लीट थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हमारे मार्लो ना सिर्फ एक बहुत फैंटास्टिक प्ले राइट थे, बल्कि ही वॉज एन एब्सोल्युटली अमेजिंग पोएट एज वेल। इसके अलावा ये लिखते हैं डीडो, क्वीन ऑफ कार्थेज, एडवर्ड दी सेकेंड। मार्लो की राइटिंग स्टाइल मैंने पहले भी बताया, उनके ब्लैंक वर्ड्स के यूज और इफेक्टिव यूज के लिए जानी जाती है। इसके अलावा इनका जो थीम्स था ऑफ ग्रीड, ऑफ मोरालिटी, ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप्स, ये भी उनमें एक यूनिक बात थी। कहीं ना कहीं उनके सारे वर्क्स में वही सेम थीम्स जो है वो रिपीट हो रही थी। आगे आने वाले जो राइटर्स थे उन्होंने वो काफी इनसे इन्फ्लुएंस थे, विच इंक्लूड विलियम शेक्सपियर एज वेल। Marlowe's life was cut short in 1593 जब वो मर जाते हैं अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस। फिर है रॉबर्ट ग्रीनी। रॉबर्ट ग्रीनी जो हैं, इनके वर्क से ज्यादा इन्होंने जो एक शेक्सपियर के ऊपर एक हमला किया था,
वर्ड्स का, उसके लिए इन्हें जाना जाता है। ये एक इंग्लिश ऑथर थे, पॉपुलर थे अपने समय में, और इन्हें जाना जाता है अपने एक पैम्फलेट के लिए जिसका नाम था ग्रीनीज ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विटे। ये जो वर्क है ग्रीनीज ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विटे बॉट विद अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस, कहा जाता है कि इसमें वो विलियम शेक्सपियर पर अटैक करते हैं, है ना, इसके लिए उन्हें जाना जाता है। इस वर्क में वो उनको कहते हैं ही इज एन अपस्टार्ट क्रो, है ना, अपस्टार्ट क्रो कहते हैं विलियम शेक्सपियर को, एंड इसीलिए इनको जाना जाता है। अगर बात करें इनके वर्क्स की तो दी स्कॉटिश हिस्ट्री ऑफ जेम्स द फोर्थ, द ऑनरेबल हिस्ट्री ऑफ फ्रायर बेकन, फ्रायर बोंके, पेंडोस्टो एंड अ लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड, ये चारों ही इनके इंपॉर्टेंट वर्क है, इनके लिए इनको जाना जाता है। फिर आते हैं थॉमस नैश। थॉमस नैश एक एलिजाबेथन प्लेराइट थे, सटायरिस्ट थे जिन्हें इनकी विटी लैंग्वेज के लिए जाना जाता है। इनके फेमस वर्क्स हैं पियर्स पेनीलेस। पियर्स पेनीलेस इनका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है जो कि आया था 1592 में। ये एक सटायरिकल वर्क है, इसे प्रोज में लिखा गया था और ये जो सोसाइटी में जो कुरीतियां चल रही हैं उनको क्रिटिसाइज करता है। फिर है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। ये जैसे पियर्स पेनीलेस इंपॉर्टेंट है ना, तो ये इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। ये एक पिकारेस्क नॉवल था एंड ये जो नॉवल है ये हमें जैक विल्टन की कहानी सुनाता है। ये वर्क नैश का जो नैरेटिव स्किल है, जो कहानी सुनाने का तरीका है, वो हमें बताता है। फिर है इनका समर्स लास्ट विल एंड टेस्टामेंट। कहा जाता है कि नैश ने ये जो वर्क है इस वर्क से एक तरीके का यूनिक सेटअप किया था इन राइटिंग works. Nash is attributed with contributing to this collaborative play. ठीक है, ये जो वर्क है इसके अदर राइटर्स का नाम तो इतना प्रोमिनेंट नहीं है, बट वन ऑफ देम वाज थॉमस नैश। ये एलिजाबेथन एंटरटेनमेंट और पीजेंट का बहुत नोटेबल एग्जाम्पल है। टेरर्स ऑफ द नाइट्स, ये एक पैम्फलेट था विच डिस्कस द फियर्स एंड एंजाइटीज रिलेटेड टू द नाइट। एक पर्टिकुलर नाइट की बात की गई है यहाँ पर। याद आपको क्या क्या रखना है? The Unfortunate Traveler, Piers Penniless, Summer's Last Will, Testament, इसका नाम बस याद रख लीजिएगा। बाकी Piers Penniless and Unfortunate Traveler को थोड़ा डिटेल में आपको देखना है। अब हम बात करेंगे इस टाइम पीरियड के फेमस एसेइस्ट्स की। फेमस एसेइस्ट्स में सबसे पहले आते हैं फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन जो है, मुझे बस एक मिनट दीजिएगा, मैं कुछ स्लाइड्स चेक कर रही थी। ओके, सबसे पहले हमने पोइट्स पढ़ा है, फिर ड्रामेटिस्ट और अब एसेइस्ट। ओके, आई वाज जस्ट चेकिंग, मुझे अचानक से लगा कि हम फ्रांसिस बेकन पहले पढ़ चुके हैं। चलिए, तो अभी हम देखने जा रहे हैं फ्रांसिस बेकन को। फ्रांसिस बेकन जिनको हम कहते हैं फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। पहले आपको मुझे बताना है अभी कॉमेंट सेक्शन में कि फादर ऑफ एसे किसको कहते हैं, जल्दी से बताइए। फादर ऑफ एसेज किसे कहते हैं? फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे मैंने बता दिया, फ्रांसिस बेकन को कहते हैं। हिंट भी दे देती हूँ, उनका जो लास्ट का नाम है वो स्टार्ट होता है एम से। ठीक है, फ्रांसिस बेकन जो हैं वो एक इंग्लिश फिलोसोफर थे, स्टेट्समैन थे, साइंटिस्ट थे और एक पॉलीमैथ थे। बेसिकली वो काफी सारी चीजों में माहिर थे। इनको फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस भी कहते हैं, बिकॉज ही एक्सपाउंडेड द फिलोसफी ऑफ इंडक्शन। इसके अलावा इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न आइडियाज भी कहते हैं। इन्होंने दोनों भाषाओं का यूज किया, लैटिन एंड इंग्लिश। तो इनका मानना क्या था? ही यूज्ड टू थिंक कि इनके जो लैटिन वर्क्स हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन इनका ऑपोजिट हो गया और इनके जो इंग्लिश वर्क्स हैं वो एक हिट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, आई कैन सी कि कुछ वर्ड्स आपको नहीं दिख रहे थे बिकॉज ऑफ द वीडियो, तो अभी मैं वीडियो थोड़ा सा रिमूव कर रही हूँ ताकि आपको पूरा स्लाइड अच्छे से दिखे। बेकन जो है, इनका मानना था कि नॉलेज ही असली पावर है। He lived and died for the advancement of knowledge. वो कहते थे I am an encyclopedia of learning. इन्होंने ऐसे को डिफाइन किया था as dispersed meditations, और बेकन ने ऐसे का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया था फादर ऑफ एसेज से।
और फादर ऑफ एसेज है माइकल डी मॉन्टेन। मैंने आपको पहले भी पूछा था ना माइकल मॉन्टेन, तो ही वाज मॉन्टेन। ठीक है, अब हम देख लेंगे थोड़ा बहुत फ्रांसिस बेकन के लाइफ के बारे में, अबाउट हाउ विच काइंड ऑफ पर्सन ही वाज, व्हाट वाज हिज थिंकिंग एंड एवरीथिंग, है ना। सॉरी। तो फादर ऑफ ऐसे मैंने बताया माइकल डे मॉन्टेन को हम कहते हैं। फ्रांसिस बेकन का जन्म लंदन इंग्लैंड में हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से की। इन्होंने अपने टाइम स्पेन में, अपने लाइफ स्पेन में काफी अलग अलग पोजीशंस पर इन्होंने काम किया। पॉलिटिकल करियर भी इनका बहुत फ्लरिश्ड था, सक्सेसफुल था, है ना। इसके अलावा इनको जाना जाता है सबसे ज्यादा अपने एसेज के लिए। ठीक है, Bacon is often regarded as one of the pioneers of scientific method, emphasizing empirical observation and experimentation. इनके जो वर्क हैं, they always focused on the advancement of knowledge, and वो knowledge हमें कैसे प्राप्त होगी? Through a systematic and organized approach. ओके, अभी हम देखेंगे फ्रांसिस बेकन के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। तो इनके मैंने कुछ लैटिन वर्क्स एंड जितने भी इंग्लिश वर्क्स हैं एंड दे आर इम्पॉर्टेंट, सभी कुछ मैंने इंक्लूड किया है। इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है एसेज। 3-4 बार इसे पीवाईक्यू में आपको देखने को मिलेगा ये वर्क। एसेज जो है, इट वाज अ कलेक्शन ऑफ 58 एसेज, जिसमें ऑलमोस्ट सारे तरीके के टॉपिक्स कवर थे। सबसे ज्यादा उसमें ह्यूमन बिहेवियर्स पर बात की गई थी। फिर है नोवम ऑर्गेनम। नोवम ऑर्गेनम जो है वो इनका एक मेजर वर्क था। इंस्टोरेशियो मैग्ना उसी का पार्ट था। ये जो बुक है, इसमें साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए एक न्यू मेथड की बात की गई थी। फिर है द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। इस वर्क में बेकन discusses the shortcomings of traditional learning and proposes a new method in the pursuit of knowledge. वो बताते हैं कि कैसे अगर हम कम समय में ज्यादा सीखना और बढ़ना चाहते हैं आगे, तो हमें नए मेथड्स को अपनाना पड़ेगा। अब हम वही ट्रेडिशनल चीजें फॉलो करके आज के फास्ट फॉरवर्ड वर्ल्ड में नहीं सरवाइव कर सकते हैं। फिर है न्यू एटलांटिस। न्यू एटलांटिस एक अनफिनिश्ड यूटोपियन नॉवल था, जहां पर बेकन एक ऐसी सोसाइटी की कल्पना करते हैं विच इज परफेक्ट, विच इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड नॉलेज। बेकन के जो आइडियाज थे, उन्होंने साइंटिफिक रेवोल्यूशंस को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, एंड ही आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइंस बाय promoting experimentations and systematic observation. इनकी लेगेसी ये थी कि ना सिर्फ इनके वर्क्स बल्कि इनके पॉलिटिकल, इनके साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें आज भी जाना जाता है। He is often remembered for his aphorism, knowledge is power. Alexander Pope ने कहा था that he was the wisest, brightest and meanest of mankind. ये जो कोटेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी कॉपी में नहीं हो तो नोट कर लीजिएगा। एंड हग वॉकर कहते हैं दैट बेकन वाज द फर्स्ट एसेइस्ट। अब देखते हैं हम रिचर्ड हुकर को। रिचर्ड हुकर जो है वो एक इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश थियोलॉजियन और ऑथर थे। इनको इनके एक ही वर्क के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, वो है ऑफ द लॉज ऑफ एक्लेसियस्टिकल पॉलिटी, which was a foundational text in Anglican theology. अच्छा, अभी तक मैंने जितने भी आपको वर्क्स पढ़ाए, सभी राइटर्स का डिटेल में पढ़ाया, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसीलिए अभी जो 4-5 राइटर्स मैं पढ़ाने जा रही हूँ, उन्हें देखकर घबराना नहीं है कि इतने सारे राइटर्स मैं कैसे कवर करूंगा। आपको ये सोचना है कि इतने सारे राइटर्स का सिर्फ एक एक वर्क ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि रिचर्ड हुकर और आगे आने वाले 5-6 राइटर इज इक्वल्स टू 1 क्रिस्टोफर मार्लो। ये 6 राइटर का एक एक वर्क ले लीजिए। क्रिस्टोफर मार्लो के 6 वर्क्स हैं, इनके एक एक वर्क है। तो कभी भी, आई एम अगेन टेलिंग, कभी भी बहुत ज्यादा राइटर्स को देखकर घबराना नहीं है। हो सकता है उनका सिर्फ 1 से 2 इंपॉर्टेंट वर्क ही हो, तो है ना, उसको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। आई एम श्योर यू विल डू इट, यू विल रिमेंबर इट इन योर एग्जाम। तो रिचर्ड हुकर का आपको याद रखना है ऑफ द लॉज ऑफ एक्लेसियस्टिकल पॉलिटी।
देन कम्स रिचर्ड हकल्यूथ। रिचर्ड हकल्यूथ जो है, ही वॉज ए इंग्लिश राइटर एंड जियोग्राफर थे। उनका नोटेबल वर्क था द प्रिंसिपल नेविगेशंस, वॉयजेस, ट्रैफिक्स एंड डिस्कवरीज ऑफ द इंग्लिश नेशन। जैसे कि इनके डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताया था, ही वॉज along being an English writer, he was also a geographer। तो इनके जो वर्क्स हैं वो भी उसी टाइप के हैं, वॉयजेस, डिस्कवरीज ऑफ द इंग्लिश नेशन, प्रिंसिपल नेविगेशंस, है ना। तो कभी कभी आप ऐसे रिलेट करके चीजों को याद रखिए, आपको और अच्छे से चीजें याद रहेंगी। फिर है सैमुअल पर्चेस। सैमुअल पर्चेस का तो सबसे फेमस एक ही वर्क है, पर्चेस हिज पिलग्रिमेज, जो कि 1625 में पब्लिश हुआ था। इसके जस्ट पहले हम लोगों ने रिचर्ड हकल्यूथ को देखा कि उन्होंने कैसे काफी सारी घूमे वो, और फिर उन पर बेस्ड वर्क्स भी लिखे। तो उनके जो एफर्ट्स थे उन्हीं पर कहीं ना कहीं बेस्ड इनका वर्क था, पर्चेस हिज पिलग्रिम्स, जहां पर ना सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस बल्कि रिचर्ड हकल्यूथ के जो एफर्ट्स थे, उनका जो एक सोचने का तरीका था, जो नैरेटिव था, उस सबको भी ये इंक्लूड करते हैं। फिर हैं जॉन फॉक्स, ये एक इंग्लिश हिस्टोरियन थे एंड मार्टरोलॉजिस्ट थे, जिनको सबसे ज्यादा जाना जाता है बुक ऑफ मार्टर्स के लिए। ठीक है, इसके बाद है विलियम कैम्पडन। विलियम कैम्पडन को जाना जाता है ब्रिटानिया के लिए। ब्रिटानिया जो है ये एक डिटेल्ड हिस्टोरिकल सर्वे था ब्रिटेन का, इस वर्क में ये वहां की ज्योग्राफी, ट्रेडिशन और लोकल हिस्ट्री सारी चीजें कवर अप करते हैं। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। आई हैव प्रिपेयर्ड एवरीथिंग विद सो मच हार्ड वर्क एंड सो मच लव, सो आई एम अगेन सेइंग दैट प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड गिव योर फीडबैक, है ना। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आज के 5 MCQs देख लेते हैं, जिनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, who is considered as the father of English tragedy among the university wits? Christopher Marlowe, Thomas Kidd, Ben Jonson, John Lilly. Next question is, which university wit is known for his euphuistic prose style and wrote the popular prose romance Euphues? चलिए क्वेश्चन को और कंप्लीट कर देती हूँ। Euphues, The Anatomy of Wit। ठीक है। Who wrote the play The Spanish Tragedy, which is considered a milestone in Elizabethan drama? Which university wit is often credited with introducing blank verse to English drama with his play Gorboduc? Our last question is, what is Francis Bacon's most celebrated work? Paradise Lost, Canterbury Tales, Essays, or is it D, Don Quixote? चलिए, तो ये थे हमारे आज के सारे राइटर्स, पोएट्स, ड्रामेटिस्ट, एसेइस्ट। आई हैव इंक्लूडेड ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, आई एम होपिंग कि आपको ये इस चीज से मदद मिल रही है। तो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, आई वुड जस्ट लाइक टू से वंस अगेन that all these things take so much time. I don't have any team, right? I prepare the notes, then I convert them into PPTs, क्योंकि नोट्स की कॉपी इतना ज़्यादा कंजेस्टेड है कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप उन एफर्ट्स के लिए बस इतना कर दीजिए कि कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें। आपके फीडबैक से मुझे हमेशा मदद मिली है टू नो एंड अंडरस्टैंड दैट कहाँ पर मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आई टीच बेटर व्हेन आई गेट योर फीडबैक, इट ऑल्सो मोटिवेट्स मी, है ना। अभी आज ही शायद आपने नोटिस किया होगा दैट मेरा गला बहुत खराब है 2 दिन से, तो बट स्टिल आई हैड दिस स्माइल ऑन माई फेस बिकॉज माई स्टूडेंट्स आर विद मी। माई स्टूडेंट्स kept messaging me कि मैम वी नीड दिस क्लास, इट इज हेल्पिंग अस अ लॉट। तो यही एक मोटो है एंड ये मुझे बहुत दिल से मुझे मोटिवेट करता है कि मैं इस सीरीज को एज अर्ली एज पॉसिबल कंप्लीट करूं, है ना। तो प्लीज आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें, है ना। इट ऑलवेज हेल्प्स मी आउट।
Then if you like the content, please do like the video, subscribe to our channel, and also do share with those who are preparing for CUET PG English Literature. Soon we will meet in our next video. Thank you and have a very nice day.